हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी के सीरीज़ में आज आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रल पॉइंट। मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लिख लेंगे, उदासीन बिंदु। 1 मिनट। उदासीन बिंदु बहुत ही कमाल का टॉपिक है और इसको आज हम लोग समझेंगे, बहुत ढंग से समझने वाले हैं कि उदासीन बिंदु होता क्या है, कहाँ पर होगा, किस कंडीशन में कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें आज समझेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सामान्यतः स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं अधूरी नॉलेज की वजह से। तो आज हम लोग इसमें डेप्थ में जाएंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि भैया ये उदासीन बिंदु होता क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये है Q1 और एक Q2। ठीक, अभी केवल हम उदासीन बिंदु देख रहे हैं कि उदासीन बिंदु होता क्या है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों बिंदु आवेशों की मिलाने वाली रेखा, कोई भी एक रेखा खींच लीजिए जो इन दो बिंदु आवेशों को मिलाए। सपोज करते हैं ये, थोड़ा ढंग से करते हैं इसको, ठीक है। चलो, इन दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई। अब इन दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर सपोज कर लीजिएगा, चाहे यहाँ कोई बिंदु हो, यानी दोनों आवेशों के बीच में या एकदम बीच में हो, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी दोनों बिंदु आवेशों के बाहर भी हो सकता है, उधर और इधर भी, और बीच में भी हो सकता है। तो कोई एक ही बिंदु ऐसा होगा, कोई एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो। तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो इस बिंदु को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट मीन्स उदासीन बिंदु बोल देते हैं। उदासीन बिंदु बोल देते हैं। बात क्लियर? मान के चलिए इस बिंदु पे न्यूट्रल पॉइंट, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूट्रल पॉइंट मीन्स उदासीन बिंदु बोल देंगे। अब ये उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के बीच में भी हो सकता है, बाहर उधर या इधर, लेकिन इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। तो आप बहुत आसान भाषा में बोल सकते हो, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, न्यूट्रल पॉइंट मीन्स उदासीन बिंदु कहलाता है। अच्छा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी? मान लीजिए ये बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी? दो बिंदु आवेश हैं, जाहिर सी बात है इस पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम करेंगी। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जीरो कब आएंगी? दोनों का परिणाम भी जीरो कब आएगा? जाहिर सी बात है विपरीत दिशा में हो तभी घटाओगे। सदिश राशि अगर विपरीत दिशा में हो तो घटाई जाती हैं, एक दिशा में हो तो जोड़ी जाती हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम से आप लोग प्रूफ करते हो। याद रखना, अगर कोई भी सदिश राशि एक दिशा में है तो जोड़ देंगे परिणामी निकालते समय, विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे। ये चीज़ तो जोड़ने पे तो जीरो आएगा नहीं, घटाने पे ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी E2 और E1। किसी भी बिंदु पर अगर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य चाहिए तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा विपरीत होनी चाहिए। दूसरी चीज, पहली कंडीशन क्या हो गई, विपरीत हो गई। दूसरी चीज, वो परिमाण में बराबर होने चाहिए, मीन्स E1 बराबर होना चाहिए E2 के। अब अगर विपरीत है तो आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय करोगे क्या, घटाओगे इनको, यानी E1 माइनस E2 करोगे। जीरो आएगा कब, जब आप बराबर चीज़ों को घटाओगे, यानी E1 बराबर होगा E2 के।
5 में से 5 घटाओगे 0, 10 में से 10 घटाओगे 0। इसी तरह से E1 और E2 का परिमाण 0 बराबर होगा, तभी उनको घटाने पे 0 मिलेगा। तो 2 कंडीशन आपको लेकर आना है अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ रहे हो 2 बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। तो आपको सबसे पहले उस बिंदु पर देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत हो। सबसे पहला पॉइंट विपरीत मिल गया। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो हो वो बराबर आए, E1 बराबर E2, तभी उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और शून्य होगी तभी वह बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यदि, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, पढ़िए। यदि Q1 व Q2 2 आवेश हैं आपके पास, समान प्रकृति के आवेश हो। समान प्रकृति का मतलब हुआ या तो धनात्मक धनात्मक हो या तो ऋणात्मक ऋणात्मक हो, यानी समान प्रकार के हो, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो। कंडीशन दे दिया गया है दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब उनके मध्य उदासीन बिंदु, यानी तब अगर 2 समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य में, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए कि उदासीन बिंदु होगा कहाँ, तब उनके मध्य यानी Q1 और Q2 के बीच में आपको उदासीन बिंदु मिलेगा, और वो भी Q1 से x दूरी पर होगा। Q1 से x दूरी पर होगा, जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, ये x = r अपान, यानी उन दोनों के बीच की दूरी लेंगे और बटा कर देंगे। फिर Q2 अपान Q1 यानी दूसरे और पहले आवेश का अनुपात लेंगे, उनका वर्गमूल करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे और इस पूरे से भाग कर देंगे। तो Q1 से x दूरी पर आपको मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यदि Q1 बराबर Q2 हो, यानी समान प्रकृति के तो है ही है, दोनों समान परिमाण के भी हों, दोनों क्या हो, समान परिमाण के हो, तब यहाँ पर देखो Q1 Q2 के बराबर होगा, कटेगा 1 आएगा, 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, यानी r/2। तो अगर 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r थी और दोनों आवेश Q1 और Q2 क्या हैं, बराबर हैं, तो कुछ मान लो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, ठीक, समान प्रकृति के हैं। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तब इनके बीच में जो उदासीन बिंदु होगा एकदम बीचों बीच में होगा। क्यों? क्योंकि r/2 पर होगा, Q1 से यानी पहले आवेश से r/2 पर। तो अगर पूरी दूरी r थी तो आधी दूरी ही तो r/2 होगी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी r/2 होगी। अगर एक आवेश से दूरी दे दिया गया है Q1 से x दूरी पर, तो दूसरे से अपने आप मिल जाएगा Q2 से कितनी दूरी पर होगा, r - x कर देना, ठीक है। पूरी दूरी में से जितनी दूरी हो घटा दो, मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी बीचों बीच में होगा। अगर 2 समान परिमाण के और समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य में एकदम उनके मिलाने वाली रेखा के बीचों बीच में उदासीन बिंदु आपको मिलेगा। इस बात को हम लोग ढंग से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो देखते हैं। पहला कंडीशन आपको दे दिया गया है कि आपके पास 2 बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। दोनों पर आवेश का जो परिमाण है, एक पर Q1 है और दूसरे पर Q2 है। इनकी मिलाने वाली रेखा आप लोग दर्शा दीजिए। इन 2 बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपकी मिलाने वाली रेखा होगी। कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब इन 2 बिंदु आवेश, ये दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं, यानी कि इस पर अगर प्लस चार्ज है तो इस पर भी प्लस चार्ज है, ये अगर माइनस है तो ये भी माइनस है। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, ठीक है, समान प्रकृति का हो गया। अब इनके मिलाने वाली रेखा पर मैंने कहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर ही, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं उदासीन बिंदु होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। कैसे हमको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में ही होगा, वो चीज़ समझते हैं। ध्यान देंगे, इधर क्यों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उदासीन बिंदु के लिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं।
पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो हों विपरीत दिशा में हों, ये चीज़ दोनों विपरीत दिशा में तभी सदिश राशि को आप घटाते हो, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय आप क्या करोगे, इन दोनों को घटाओगे, ये चीज़, ठीक है। विपरीत दिशा में हो, घटाने पर ही जीरो ला सकते हो, जीरो आपको लाना है हर हाल में। अब जीरो आएगा कब, समान संख्याओं को जब घटाओगे तब जीरो मिलेगा। इसका मतलब दूसरा कंडीशन ये है E1 बराबर होना चाहिए E2 के। तो पहले से ही पता चल जाएगा, पहले तो विपरीत तो आए, फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो इधर उधर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि चलो इधर लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि इधर भी हो सकता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य यानी न्यूट्रल पॉइंट, तो समझते हैं। यहाँ पर आप +1 कूलाम रखो, दिशा ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए टेस्ट चार्ज है। Q1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, वो +1 कूलाम बताएगा। Q1 प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा, यानी जिस दिशा में +1 कूलाम टेस्ट चार्ज जा रहा है उसी दिशा में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी इस डायरेक्शन में। तो Q1 के कारण E1 मान लो, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। Q2 के कारण देखो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा, रिपल करेगा, यानी इस बिंदु पर इसके कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ये E2। अब जब इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी E बराबर, तो आप लिखोगे E1 + E2। क्यों, क्योंकि सदिश राशियाँ एक दिशा में हो तो घटाई जाती हैं, ठीक। तो जोड़ने पे तो जीरो आएगा नहीं, इसका मतलब हुआ Q2 के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती परिणामी, तो इसलिए इधर कहीं उदासीन बिंदु होने का सवाल ही नहीं है, इधर उदासीन बिंदु नहीं हो सकता। ऐसे ठीक इधर भी देखेंगे, तो इसके कारण इस अगर यहाँ +1 कूलाम रखोगे तो ये वाला इसको दूर भगाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E1। ऐसे प्लस है, ये भी उसको दूर भगाएगा, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 भी एक दिशा में, समान दिशा में। तो इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 + E2 करोगे तो यहाँ कतई जीरो आपको नहीं मिलेगा। किसी संख्या को, धनात्मक संख्याओं को जोड़ के जीरो आप नहीं ला सकते, बात क्लियर। तो इसलिए जीरो नहीं आएगा, इसलिए इधर भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, यानी उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के बाहर तो नहीं होगा। इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में जब Q1 व Q2 समान प्रकृति के आवेश हों, यानी या तो धन धन हो या तो ऋण ऋण हो। बात क्लियर है, ये चीज़। अब ध्यान देंगे बीच में कहीं भी बीच में आप सपोज कर लो, 1 मिनट, हाँ बीच में आप कहीं सपोज कर लो, मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर चेक करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है। पहले ये वाली बात चेक करते हैं, ठीक। तो Q1 प्लस चार्ज है और यहाँ टेस्ट चार्ज रखो +1 कूलाम चेक करने के लिए डायरेक्शन, तो प्लस वाले को दूर भगाएगा, यानी इधर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, Q1 के कारण इसको मान लेंगे E1, ठीक है। ऊपर लिखते हैं E1 हो गया। ऐसे ही Q2 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो +1 कूलाम को दूर भगाएगा, यानी इधर की ओर। तो Q1 और Q2 के बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में देखने को मिल रही हैं, एक इधर एक इधर। तो पहला वाला तो ठीक है, अब दूसरा वाला, इनको घटाएंगे, बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो घटाने पे जीरो मिल जाएगा। पॉसिबल है बराबर हो, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0। परावैद्युत माध्यम है तो K लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, और इंटू Q/R²। Q क्या होता है, जिस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो वो आवेश का परिमाण, और जिस बिंदु आवेश से आप किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग है R², ठीक है। यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, ये चीज़। अब यहाँ पर आप K भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो K 1/4πε0 की जगह पर K Q/R², ये होता है, ठीक है। तो बराबर तो हो ही सकता है, अगर कहीं दूरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो चीज़ों पर निर्भर हुई यहाँ से, एक E ये तो कांस्टेंट है, Q अंश में है तो Q के समानुपाती, R² हर में है
तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स अगर आवेश ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, आवेश कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अगर आर स्क्वायर ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, व्युत्क्रम में है, और अगर आर स्क्वायर कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। इस तरह से तो दूरी और आवेश के परिमाण से संतुलन हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो हम सपोज कर के ये चलेंगे कि Q1 और Q2 के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी शून्य हो सकती है। किसी भी बिंदु पर आप मान लो शून्य है, और उसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। बात क्लियर है? देखते हैं, थोड़ा ढंग से लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब ये बात तो पता चल गई कि Q1 और Q2 के बीच में ही कहीं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, क्योंकि उसी के बीच में ही विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल रही हैं। तो आप सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर कहीं Q1 से यहाँ पर कहीं। पहली बात तो ये है, इनकी डिस्टेंस दर्शाओ। Q1 और Q2 के बीच की दूरी आप पहले से ही मान चुके हो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ आप लिख चुके हो। देखो Q1 और Q2 समान प्रकृति के आवेश तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। तब उनके मध्य उदासीन बिंदु Q1 से x दूरी पर होगा। सपोज करते हैं हम Q1 से x दूरी पर एक बिंदु है जो न्यूट्रल पॉइंट है। ये Q1 से यहाँ पर कितनी दूरी पर है? तो भैया x दूरी पर, ठीक है। अगर ये x दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी वो भी मेंशन करो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि भैया पूरी दूरी r थी, पूरे दूरी में से अगर x दूरी इतना घटाएं तो इतना दूरी बच जाएगा। तो पूरी दूरी r में से आप x घटाओ, इतना बच जाएगा, यानी ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी r माइनस एक्स। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि भैया हम ये मानकर चल रहे हैं कि Q1 से x दूरी पर एक बिंदु ये है, इसको आप O मान लो, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है। n मान लो, न्यूट्रल पॉइंट है, क्या मान लेंगे? n मान लेंगे, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। बात क्लियर? इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा, ठीक है। डायरेक्शन शो करिए सबका और कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। तो डायरेक्शन के लिए आप कौन सा कलर लेंगे? चलो ये वाला ले लेते हैं। Q1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। किससे? +1 कूलाम से। अभी के लिए इसको हटाओ। यहाँ पर +1 कूलाम आवेश रखा है। प्लस वाला आवेश प्लस वाले आवेश को दूर भगाएगा, यानी ये इधर जाएगा। तो जिधर की ओर परीक्षण आवेश जाएगा उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन ये। बात क्लियर? इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ये ठीक है। ये आपकी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। अब ये Q1 आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है, तो आप इसको E1 मान लो ये क्या है? E1 है, ठीक, वेक्टर E1, इसकी डायरेक्शन ये। इसी तरह आप Q2 के कारण इस बिंदु पर ज्ञात करो, तो Q2 भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा, यानी इधर की ओर, ठीक। तो Q2 की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर होगी, उसकी डायरेक्शन शो कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर Q2 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, और उसकी वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे? E2 मान लेंगे, Q2 के कारण था। बात क्लियर है?
अब आप एक कूलाम का काम खत्म हुआ, इसका काम केवल डायरेक्शन लेना था। अब अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है, आपने मान लिया कि न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के क्रम में हम लोग आगे कर रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए, लिखेंगे बिंदु, यहाँ हम लोग मान रहे हैं बिंदु Q1 से x दूरी पर ठीक है, लेकिन कहाँ, Q1 व Q2 के बीच, ये बात इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो माना Q1 से x दूरी पर Q1 और Q2 के बीच बिंदु n उदासीन बिंदु है। कौन सा बिंदु है, उदासीन बिंदु है। अगर ये उदासीन बिंदु है तो इसलिए बिंदु n पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, यही परिभाषा ही है। अच्छा, बिंदु n पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते कैसे, यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही हैं, E1 व E2, और दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो अगर सदिश राशियाँ विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी हम लोग निकालते हैं उनको घटाकर। तो आप घटा दीजिए। यहाँ पर घटाते समय एक प्रॉब्लम आती है, किस में से किसको घटाएं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 0 है तो बराबर होंगी। ठीक, तो घटाएंगे हम E1 माइनस E2, किसी में से किसी को घटा दो, दोनों ही बराबर होगा। ठीक, तभी तो 0 आया है, बराबर चीज़ों को घटाओगे तभी 0 मिलेगा। अगली स्टेप पे चलते हैं। E1 की अच्छा E1 ये माइनस में, उसको उधर भेज दो, तो E1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस में था उधर गया प्लस में E2। अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोग जानते हो, मैं यहाँ आपको समझा दूँ अगर नहीं जानते हो तो। मान लीजिए कोई ये बिंदु है, इस पर प्लस Q आवेश रखा है, इस आवेश के कारण R दूरी पर आप एक बिंदु यहाँ पर है O या P मान लो, इस पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो K इंटू वो आवेश जिसके कारण आप ज्ञात कर रहे थे बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग, यही इसका फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 है क्या, E1 बेटा आपका है Q1 आवेश के कारण बिंदु n पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो Q1 आवेश के कारण फार्मूला वही रहेगा K। अब Q1 जिस बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु आवेश लेंगे, तो यहाँ Q1 बटे किस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, n बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, तो n और Q1 के बीच की दूरी x है, तो इसका वर्ग बटे x स्क्वायर बराबर E2 है। तो E2 क्या था, Q2 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा K, जिस बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे थे वो बिंदु आवेश यानी Q2 अपान Q2 और n के बीच की डिस्टेंस R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का यहाँ स्क्वायर, ये बात ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं कुछ कट रहा है, K से K कट जाएगा, यहाँ बचेगा Q1 अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म है। ठीक, Q1 अपान एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं, देखो इसका क्रॉस गुणा करवा लेते हैं। R माइनस एक्स स्क्वायर है इधर, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ अंश में आएगा, Q1 यहाँ गुणे में उधर जाएगा, भाग में होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उधर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखेंगे, बटे नीचे क्या था एक्स स्क्वायर, इधर क्या था बच्चा, तो इधर था आपका Q2 अपान Q1 उधर गुणे में इधर आएगा, भाग में Q1। बात क्लियर है। यहाँ देखो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो R माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q2 अपान Q1। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो,
तो इधर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, r माइनस एक्स बटे एक्स बचेगा, बराबर इधर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपान Q1 आएगा। बात क्लियर। अब अगले स्टेप में हम कर सकते हैं, अंश में दो पद हैं, हर को लेकर अलग हो जाओ तो r बटे एक्स कर सकते हैं और माइनस एक्स बटे एक्स कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ हम केवल प्लस लेने वाले हैं तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, Q2 बटे Q1 होगा। आपके मन में एक प्रश्न बन सकता है प्लस ही क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये जो रिजल्ट आया है ये दो दूरियों का अनुपात है, यानी r माइनस एक्स बटे एक्स, और दोनों ही दूरियां धनात्मक है। कैसे, r देखो यहाँ से देखो, पहली बात तो x धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, दूरी ऋणात्मक होगी नहीं, यहाँ से यहाँ तक x पॉजिटिव है, तो x आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये बात तो आपको समझ में आ गई। r माइनस एक्स कैसे पॉजिटिव हुआ, r इतनी बड़ी दूरी है, x इतना छोटा है, तो देखने में ही लग रहा है r बड़ा है x छोटा है, तो जब भी आप बड़े में से छोटे को घटाते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, यानी r माइनस एक्स भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो दो धनात्मक दूरियों का अनुपात हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। बात क्लियर है, यहाँ आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं। जैसे कहीं लिखा हो 4/2, दोनों ही प्लस था तो 2 चौको 2 दूनी 4, 2 मिल जाएगा। बात क्लियर, प्लस में ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों दूरियों का अनुपात प्लस में ही लेंगे, माइनस छोड़ देंगे। बात क्लियर है। अगला स्टेप देखिए, x से x कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो r बाई एक्स माइनस 1 बराबर अंडर रूट Q2 अपान Q1, ठीक है। माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 होगा, तो r बाई एक्स बराबर अंडर रूट Q2 अपान Q1, और माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, x क्या है, यहाँ बटे 1 कर दो, x का गुणा उधर करवा दो, ये देखो अंश में है, इधर आएगा हर में आएगा, और x इधर भाग में, उधर जाएगा गुणे में, यानी कि अंश में आएगा। अगर कम समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, r का गुणा 1 में होगा, देखो x का गुणा इसमें होगा, तो लिख सकते हो आप अंडर रूट Q2 बटे Q1 प्लस 1, और इसमें किसका गुणा होगा, x का, बराबर r का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ r। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो x देखो इधर गुणे में है, तो ये पूरा गुणे में उधर जाएगा, भाग में होगा, इस चीज़ को इधर लिख लेते हैं। तो इसलिए x बराबर यहाँ क्या है, r होल डिवाइडेड बाई, बटे में आएगा, ये x के गुणे में था तो इधर आएगा, भाग में आएगा, और कितना, अंडर रूट Q2 अपान Q1 और प्लस 1, ये डिस्टेंस आ गई। यही तो फार्मूला था आपका, x की वैल्यू ये आएगी इतना। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा आपको सॉल्व करने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। आप करोगे क्या, अगर Q1 और Q2 समान प्रकृति के यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो तुरंत आप जान जाना कि उनके बीच में ही, Q1 और Q2 के बीच में ही उदासीन बिंदु होगा। आपको तरीका भी बता दिया हूँ कैसे पता करना है, विपरीत दिशा में आएगा तभी आप कह सकते हो कि वहाँ पर उदासीन बिंदु होगा, विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो बात क्लियर है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट Q1 से x दूरी पर, Q1 से x दूरी पर होगा क्या, उन दोनों की पूरी बीच की दूरी ले लेना, r बटे कर देना, दूसरे आवेश तथा पहले आवेश का अनुपात लेना, यानी Q2 अपान Q1 उनका वर्गमूल निकालना, और उसमें 1 जोड़कर भाग कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। इतना डायरेक्ट। बात क्लियर है। और देखिए मैंने एक कंडीशन लिखा था यहाँ पर, देखो ये वही फार्मूला, x बराबर r बटे अंडर रूट Q2 प्लस Q1 प्लस 1, ठीक, Q2 अपान Q1 प्लस Q1। मैंने लिखा है कि यदि Q1 बराबर Q2 के हो, तो यहाँ देखिए अगर ये दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर ही हैं, Q1 बराबर भी Q2 की हो, उसमें प्रकृति में क्या नाम है, प्रकृति में तो बराबर ही हैं, परिमाण में भी बराबर हो जाए, मीन्स इफ यदि मॉड ऑफ Q1 बराबर हो जाए
मॉड ऑफ Q2 के, यानी परिमाण में बराबर हो जाए। 10 कूलाम ये है तो 10 कूलाम वो भी हो, 20 कूलाम ये है तो 20 कूलाम वो भी हो जाए, परिमाण में भी बराबर हो जाए। प्रकृति में तो था ही याद, ये प्लस है तो वो प्लस है, वो माइनस है तो ये माइनस, ठीक। देन तब देखिए इसी फार्मूले से x बराबर r/√Q2, Q2 की जगह Q1 लिख सकते हो और Q1 की जगह Q2 लिख सकते हो, तो Q1 की जगह यहाँ पर Q2 लिख दो +1। इसको सॉल्व करिए r/, तो Q1 से Q1 कटेगा, एक बचेगा √1 + 1। तो हम लोग जानते हैं एक का वर्गमूल करो चाहे घनमूल करो उसकी वैल्यू एक ही होगी, तो एक का वर्गमूल 1 होगा और 1 1 1 2 हो जाएगा आपका। तो x बराबर r/2, एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा। r/2 का मतलब हुआ r ये पूरा था, 2 से भाग करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहे हो, तो r/2 का मतलब हुआ मध्य बिंदु। तो अगर दो बिंदु आवेश समान प्रकृति के और परिमाण में भी समान हैं, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु आएगा। अगर परिमाण में समान नहीं तो मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु नहीं आएगा। इस वाले फार्मूले से आप लोग निकालोगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी बात क्लियर हो गई, ठीक। और अगर मान लो आपको छोटा एक फार्मूला और बनाना है तो वो यहाँ से बन सकता है। कैसे? इस बात को, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम नेक्स्ट यही समझा दे रहे हैं। जो x1 दूरी थी आपकी, मतलब उदासीन बिंदु, पहले आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी x माने थे ना, इसको r1 मान लो, तो x की जगह r1 हो गया। और दूसरे बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी r2 मान लो, ये आपका r2 हो गया। तो यही आप लिख सकते हो, क्या यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। Q1 अपान x², x की जगह पर r1 है यानी r1² बराबर Q2, ठीक है, बटे r - x², तो r - x इसके बराबर है r2, तो ये r2 का स्क्वायर। ये फार्मूला भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आपका यही, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। आप कह सकते हो उन आवेशों का अनुपात, यानी Q2 को इधर लाया जाए, R1 को उधर भेजा जाए, R1 के स्क्वायर को, तो दोनों बिंदु आवेशों का अनुपात उनके संगत दूरियों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों दूरियों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ बात क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि Q1 और Q2 समान प्रकृति के आवेश हो तथा इनके बीच की दूरी r हो, तो उनके मध्य यानी Q1 और Q2 के बीच में ही कहीं उदासीन बिंदु होगा और Q1 से x दूरी पर होगा यदि, तो x की वैल्यू ये आएगी। और अगर Q1 और Q2 परिमाण में भी बराबर हैं, यानी इनका परिमाण बराबर है, तो x बराबर r/2 आएगा, यानी उन दोनों बिंदुओं आवेशों के बीच की मध्य बिंदु पर आएगा। क्लियर? उदासीन बिंदु। चलो नेक्स्ट, ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि Q1 व Q2 विपरीत प्रकृति के आवेश हों, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तथा इनके बीच की दूरी r हो, तब उदासीन बिंदु Q1 से का मतलब ध्यान दो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, यदि, इफ का मतलब यदि Q1 छोटा हो Q2 से। अगर Q1 छोटा होगा Q2 से, माड का मतलब परिमाण है, चिन्ह को आप हटा देना, चिन्ह से मत देखना कि प्लस है माइनस है ना, परिमाण देखना। Q1 छोटा है Q2 से, तभी Q1 से x दूरी पर बाहर की ओर होगा, और यदि Q2 छोटा हो गया Q1 से, तब Q2 से x दूरी पर बाहर की ओर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों ऐसा होगा, एक बार फिर से वापस से समझाता हूँ। यदि वह Q1 व Q2 क्या हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो Q1 से बाहर की ओर उदासीन बिंदु तब होगा जब Q1 Q2 से छोटा होगा, और अगर Q2 छोटा हो गया Q1 से, तो Q2 आवेश से बाहर की ओर उदासीन बिंदु होगा, बीच में नहीं होगा, बीच में आएगा नहीं। और कितना होगा x दूरी पर है अगर, तो एक मिनट सॉरी, ध्यान देंगे, x की वैल्यू क्या होगी, वही याद रखिए थोड़ा सा, x = r अपान √Q2/Q1 + 1 था। बस यही क्या करना है आपको, माइनस कर देना है, यानी x = r अपान √Q2/Q1 - 1।
तो ज़्यादा फार्मूले में डिफरेंस भी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इतना आएगा ये फार्मूला। अगर इनके परिमाण बराबर हो गए, यानी विपरीत प्रकार के आवेश तो हैं Q1 और Q2, किंतु इनके परिमाण बराबर हैं, यानी 10 कूलाम वो है तो 10 कूलाम वो भी है, तब अगर परिमाण बराबर होगा तो यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही, लेकिन अनंत। हम बता ही नहीं सकते किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी हम लोग समझेंगे, मैथमेटिकली भी समझेंगे कि कैसे शून्य नहीं होगा, आपको मिलेगा ही नहीं, न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस कंडीशन के अनुसार हम लोग प्रूफ करते हैं इस चीज़ों को और समझते हैं। ये चीज़ आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। मान लो ये माइनस है और ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसको आप माइनस प्लस मान सकते हो। इधर मानते हैं ये प्लस Q1 और ये माइनस Q2। दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए आपके, इनकी मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा खींचिए। ये मान लीजिए मिलाने वाली रेखा आपकी ये है। ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा। अब देखते हैं मध्य बिंदु पर क्यों नहीं होगा। चलो मध्य बिंदु पर सपोज करो आपको एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वापस से बताऊँ, शून्य होने के लिए सबसे पहले जरूरी है E1 और E2 क्या हो, विपरीत दिशा में हो, यानी दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो, विपरीत दिशा में हो। क्यों? क्योंकि सदिश राशियों को तभी घटाया जाएगा जब वो विपरीत दिशा में होंगी परिणामी निकालते समय, और घटाने पर ही जीरो ला सकते हो आप, जोड़ने पर धनात्मक संख्याओं को जीरो नहीं मिलेगा। तो इस बिंदु पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में आएगी इनके बीच में कहीं, तो यहाँ इसके लिए हमको एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रखना होगा +1 कूलाम। +1 कूलाम जिधर की ओर जाएगा उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस वाले को रिपल करेगा, मीन्स दूर भगाएगा इधर की ओर। तो Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी E1। ऐसे ही -Q के कारण इस प्लस के ऊपर देखिए तो माइनस और प्लस यानी विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी -Q2 इस +1 कूलाम को अपनी ओर खींचेगा इधर की ओर, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में मिल रही हैं, तो Q1 और Q2 के बीच में आप कोई भी बिंदु लोगे तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में मिलेंगी। तो E1 और E2 को आपको जोड़ना होगा परिणामी निकालते समय, और जोड़ने पे जीरो नहीं आएगा। इसका सीधा अर्थ है कि इस दशा में, कौन सी दशा में, जब Q1 और Q2 विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो उनके बीच में कतई आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अब या तो इधर की ओर मिल सकता है या तो इधर की ओर मिल सकता है। बात क्लियर? ठीक है, तो इधर की ओर कैसे मिल सकता है देखेंगे। यहाँ पर +1 कूलाम रखोगे तो प्लस है, प्लस वाले को दूर भगाएगा, यानी +Q1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी। माइनस है, प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, यानी -Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। विपरीत दिशा में मिल गया, यानी पहला वाला तो फॉलो कर रहा है कि भैया एक इधर की ओर है तो एक इधर की ओर है, तो चांसेस बनते हैं कि इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं शून्य मिल जाए, यानी न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए। ऐसे इधर देखते हैं, इधर कोई एक पॉइंट ले लेंगे और +1 कूलाम आवेश रख देंगे, तो +Q1 क्या करेगा, प्लस वाले को दूर भगाएगा, यानी +Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। -Q2 प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, यानी इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर। तो दो जगह पर आपको न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिल रहा है कि इधर भी हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट हो, Q2 आवेश के इधर और Q1 आवेश के इधर भी। तो अब आपको एक कन्फ्यूजन हो गया होगा किधर की ओर हम लेंगे। उसके लिए सेकंड आपको बताया हूँ E1 बराबर होना चाहिए E2 के, यानी दोनों आवेशों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर होनी चाहिए उस बिंदु पर, तभी बराबर चीज़ों को घटाओगे तो जीरो मिलेगा। इसके लिए कैसे हम जान पाएंगे
कि इधर वाला लेंगे कि इधर वाला लेंगे। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने लिखा है उसमें यदि, यानी इफ़ माड ऑफ Q1 यानी Q1 का परिमाण छोटा है Q2 के परिमाण से, यानी Q1 आवेश Q2 से छोटा है। चिन्ह हटा दो, माड का मतलब चिन्ह हटा दो। ऐसे देखो, अगर ये 3 कूलाम है और ये -10 कूलाम है, तो माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, परिमाण देखना है ये। तो ये छोटा है, 3 क्या है, छोटा है 10 से। तो छोटे आवेश की ओर ही हमेशा आपको लेना है, जो छोटा हो। Q1 अगर छोटा है तो Q1 से, यानी छोटे आवेश के ओर, बाहर की ओर। अगर Q2 छोटा है, मैंने लिखा है इफ़ माड ऑफ Q2 इज लेस देन माड ऑफ Q1 देन Q2 से x दूरी पर बाहर की ओर। ठीक, ऐसा क्यों लिख दिया मैंने कि जो छोटा आवेश हो उसी की ओर लेना है, कोई रटने वाली बात तो है नहीं। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कैसे। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = K Q/R²। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि जिस बिंदु आवेश के कारण आप किसी बिंदु पर ज्ञात करते हो, मान लो यहाँ पर बिंदु Q था और Q के कारण आप इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात कर रहे हो। इस बिंदु की दूरी कितनी है, R दूरी है। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E = 1/4πε0, जिसकी जगह पर K लिखा है, इंटू जिस बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे थे वो बिंदु आवेश बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग R²। ये चीज़ तो आप जानते हो, जो K है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी सिंपली E किस पर निर्भर करता है, ये तो नियत है, इस पर तो निर्भर करेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, तो निर्भर करता है Q/R² पर। अलग अलग लिखा जाए तो E समानुपाती होता है आवेश के और व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। इसका सीधा अर्थ है, अगर आवेश का मान बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और अगर दूरी का मान बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि दूरी का मान घट रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। इस टाइप से बात क्लियर। अब ये चीज़ आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रही होगी, क्या बता रहे हैं सर जी, है ना, तो उसको ध्यान से समझते हैं। सपोज करिए ये आवेश बड़ा था, क्या था, बड़ा था, और इसके इधर ले रहे हो कोई बिंदु, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। कितनी दूरी है, x दूरी है। ये चीज़ तो आप समझ गए हो, इसको मिटा दिया जाए, विपरीत डायरेक्शन वाला, इसी को समझना है। बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाने के लिए बात कही जा रही, ठीक है। तो मान लो इधर x दूरी है और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक r था, ठीक है। आप ले लिए कि भैया बड़े वाले आवेश की ओर न्यूट्रल पॉइंट में मानूंगा इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो निकालते हैं। तो जब आप 10 कूलाम है इसका E1, ये क्या है, Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, E2, ये E2, तो K Q2 का मतलब 10 कूलाम, माइनस नहीं लेंगे, माइनस का मतलब डायरेक्शन है 10 बटे इनके बीच की दूरी भी कम है x²। ठीक है भैया, E1 की वैल्यू निकालते हैं। तो K आवेश 3 कूलाम था, छोटा वाला, इनके बीच की दूरी देखते हैं, R+x, कितना भैया, R+x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ 10 भी बड़ा है, यानी आवेश बड़ा है, आवेश ज़्यादा है इससे। देखो ये 3 था यहाँ और यहाँ 10 था, तो आवेश जिसका ज़्यादा है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी ज़्यादा हो गई। तो 3 देखो कम है और 10 ज़्यादा है, इसका मतलब E2 ज़्यादा हो गया, यहाँ E1 कम हो गया। दूरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखो x कम है और R+x यहाँ ज़्यादा है, यहाँ दूरी ज़्यादा है। यहाँ दूरी जैसे ही ज़्यादा होगा, दूरी जैसे ही ज़्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाएगी, और यहाँ दूरी कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर E2 का पलड़ा यहाँ पर भारी है, E2 ज़्यादा है और E1 कम है, साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। तो हमको तो भैया E1 बराबर E2 चाहिए सेकंड कॉन्सेप्ट में ना। जब E1 बराबर होगा E2 के तभी तो घटाने पर 0 मिलेगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे तब कहाँ 0 मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा छोटे आवेश की ओर बाहर की ओर ही न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं।
वहीं पर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो एक चीज़ कम होता है, यहाँ पर बराबर होने के चांसेस हैं। यहाँ पर अगर E1 की वैल्यू निकाली जाए तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप दूरी मान लेना x, इसको हटाओ, उधर नहीं लेंगे, इधर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा हो जाती है और एक कम हो जाती है। हाँ, क्यों ऐसा था? क्योंकि यहाँ आप 10 कूलाम माने थे, इसलिए ज़्यादा आवेश मान लिए थे, Q2 की ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं E1 की वैल्यू क्या होगी। अब अगर ये इन दोनों के बीच की दूरी r थी और यहाँ तक आपका x है, तो E1 इज इक्वल टू आएगा k और Q का मतलब आवेश Q1 के कारण ना, तो 3 बटे इनके बीच की दूरी x इस पर। E2 निकालो तो E2 बराबर होगा क्या, इसका k और इसका आवेश का परिमाण 10 बटे इन दोनों के बीच की दूरी Q2 से न्यूट्रल पॉइंट की, तो r प्लस एक्स, यानी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर आप देखो कि 3 कम है, 3 कम है, आवेश कम है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संभव है कम होगी। यहाँ देखो आवेश ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होने की प्रायिकता है। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए तो सही, दूरी यहाँ ज़्यादा है r प्लस एक्स, अगर दूरी यहाँ ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट भी सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट सकती है। और यहाँ पर देखो दूरी कम है, x कम है ना उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ सकती है। यानी कि यहाँ पर बैलेंसिंग दिख रहा है आपको, अगर आवेश ज़्यादा है तो दूरी कम है, मतलब दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। यहाँ पर आवेश कम है तो दूरी भी कम है, दूरी कम होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी और आवेश कम होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कुल मिलाकर इतना याद रखिएगा कि हमेशा आपको छोटे आवेश की ओर ही डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ थोड़ा कम समझ में आया होगा तो थोड़ा पीछे करके वीडियो देखिएगा, 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा। और जो कंसंट्रेट होकर देख रहे होंगे उनको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अगर Q1 कम है तो Q1 की ओर, अगर Q2 कम है तो Q2 की ओर। ठीक है, ये चीज़ आपकी न्यूट्रल पॉइंट होगी और बीच में तो हो ही नहीं सकती। ठीक, ये आपका Q1 Q2 था। हाँ, इनके बीच की दूरी आप कितना मान रखे थे, स्मॉल r, वो चीज़ दर्शा दो, फिर डेरिवेशन पे स्टार्ट करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, तो वो r है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एक कंडीशन ले रहा हूँ मैं, इफ़ मीन्स यदि माड ऑफ Q1 इज़ लेस देन माड ऑफ Q2, ये चीज़ याद रखना। अगर Q1 छोटा है Q2 से, और Q2 का केवल परिमाण देखेंगे, चिन्ह नहीं देखेंगे, Q2 से छोटा है, तब हम Q1 की ओर मानेंगे दूरी, x दूरी पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मानेंगे। ठीक, अगर Q2 छोटा होता तो Q2 की ओर मानते, ये चीज़ आप नोट करके रखेंगे बस। तो मैंने यहाँ मान लिया Q1 छोटा है, अगर Q1 छोटा है तो Q1 की ओर x दूरी पर, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट हम लोग सपोज करेंगे ये, और ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कितनी दूरी पर सपोज किए हो वो चीज़ आप प्रदर्शित कर दो। 1 मिनट, मान लेते हैं x दूरी पर, मेंशन करिए x दूरी यहाँ पर। ठीक है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r थी और Q1 आवेश अगर छोटा है तो Q1 से बाहर की ओर x दूरी पर एक बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यही आपको मानना है। अब यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेंगे हाईलाइट करने के लिए। चलो, इस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन दिखा दो किधर की ओर होगी, तो वो चीज़ दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक प्लस 1 कूलाम आवेश रखना होगा। रख दीजिए
कि यहाँ पर भैया प्लस 1 कूलाम है, परीक्षण आवेश जिधर की ओर जाएगा उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो प्लस Q1 आवेश के कारण प्लस ये भी है, प्लस ये भी है, प्लस वाले को दूर भगाएगा, यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन दूर की ओर होगी, प्लस वाले को दूर भगाएगा। Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी। और इसको हाईलाइट कर दीजिए, लिख दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी E1 है, ठीक है। ऐसे ही Q2 के कारण माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा। विपरीत प्रकार का आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा इधर की ओर, यानी प्लस 1 कूलाम इधर की ओर दौड़ेगा। तो अगर इधर की ओर दौड़ेगा तो प्लस Q2 के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये चीज़, और दोनों ही बराबर होगी। अभी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना ये E2 की डायरेक्शन है। प्लस 1 कूलाम का काम खत्म, इसका काम केवल डायरेक्शन तक था टेस्ट चार्ज का। अब अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, परिणामी इसको n पॉइंट मान लो। और लिखते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे, ये तो लिखा ही है। तो Q1 से का मतलब छोटे आवेश की, Q1 का मतलब लैंग्वेज बढ़िया से लिखना, छोटे आवेश से बाहर की ओर, ठीक है। तो Q1 से बाहर की ओर x दूरी पर, ये चीज़ आप मान रहे हो, मानो, ठीक। Q1 से छोटे आवेश की ओर ही मानोगे हमेशा, बाहर की ओर x दूरी पर n उदासीन बिंदु है। क्या है? बिंदु n उदासीन बिंदु है। बात क्लियर है? ठीक है, अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है आपको, इसलिए अगर n उदासीन बिंदु है तो इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी En बराबर 0 होगा। और किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय आपको देखना है, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि एक दिशा में है तो जोड़ोगे, विपरीत दिशा में तो घटाओगे। यहाँ पर देखो विपरीत दिशा में है E1 E2, तो इनको घटाएंगे। घटाने के लिए आपको याद रखना है बड़े में से छोटे को घटाना है। तो चूंकि 0 आ रहा है इसका मतलब सिंपल सी बात है, दोनों बराबर हैं, बराबर चीज़ों को घटाओगे तो 0 मिलेगा। तो किसी में से किसी को घटा दो, E1 माइनस E2 कर दो बराबर 0, या फिर E1 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो E2। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो होता क्या है K, E1 तक क्या था, E1 आपका Q1 आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, Q1 आवेश के कारण n बिंदु पर है ना, तो K Q1 यानी वो आवेश जिसके कारण आप ज्ञात कर रहे थे बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग यानी x² बराबर E2 क्या है, E2 था माइनस Q2 के कारण n पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो K तो रहेगा ही वो बिंदु आवेश जिसके कारण आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, तो Q2 माइनस चिन्ह नहीं लेते, माइनस चिन्ह यहाँ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, अपान केवल परिमाण लेते हैं ना, तो Q2 अपान उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो n और Q2 के बीच की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ तक x, तो r प्लस x, तो इनके बीच की दूरी r प्लस x होगी और इसका वर्ग ये कर देंगे। अब देखिए K से K कट जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बचा क्या Q1 अपान इतना, ठीक है, Q1 अपान, थोड़ा कलर चेंज करते हैं स्टेप समझने के लिए, Q1 ठीक है, Q1 अपान x², इधर क्या बचा Q2 अपान
आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक काम करिए, Q1 को इधर भेज दीजिए, Q1 को आप इधर भेज देंगे, आर प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करवा दीजिए, तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बटे नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ Q2 पहले से था, Q1 यहाँ गुणे में था, इधर आएगा भाग में Q1। दोनों एक काम करिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ आर प्लस एक्स बचेगा। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपान Q1 आएगा, दोनों का वर्गमूल हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, हम लोग करेंगे क्या, अंश में दो पद है, हर को लेकर अलग हो जाएंगे, यानी आर बटे एक्स और प्लस एक्स बटे एक्स बराबर, यहाँ पर हम केवल प्लस चिन्ह लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आर प्लस एक्स, देखिए आर ये है और एक्स ये है, आर प्लस एक्स ये दूरी आपकी पॉजिटिव होगी, आर प्लस एक्स ये दूरी आपकी पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक होगी नहीं। ऐसे ही बटे एक्स है तो एक्स भी पॉजिटिव है, तो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात हमेशा धनात्मक ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कोई भी चीज़ आप मान सकते हो, मान लो 8/2 लिखा हो, दोनों ही प्लस था तो बराबर 2 चौको 8 प्लस में ही आएगा। क्लियर है बात? तो इसलिए इनका अनुपात, दो धनात्मक दूरियों का अनुपात धनात्मक ही आएगा, इसलिए हम प्लस वाला लिखेंगे और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बचेगा अंडर रूट Q2 अपान Q1। बात क्लियर है? यहाँ से देखिए x से x काटोगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगले स्टेप देखिए, यहाँ पर यहाँ बचा क्या, कलर चेंज कर लो, r बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपान Q1। अगले स्टेप में देखिए, r बाई एक्स, आपको x की वैल्यू चाहिए, x को रोकेंगे, 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो अंडर रूट Q2 अपान Q1, ये प्लस का उधर गया -1। बात क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे का बटा आप 1 लिख सकते हो। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, x का गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट Q2 बटे Q1 और -1, ये था, इसमें आप x का गुणा कराओगे तो इंटू एक्स बराबर, r का गुणा 1 में कराओगे तो यहाँ पर r, ये चीज़ आपको मिल गया। अगला स्टेप देखिए, आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये चीज़ पूरा गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो इसलिए x बराबर r बटे अंडर रूट Q2 बटे Q1 और -1, यही तो आपको प्रूफ करना था। ये डिस्टेंस आप याद रखेंगे, यानी जब दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हों, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तब उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, तब आप उनमें से ढूंढोगे छोटा आवेश कौन सा है, Q1 है कि Q2 है। तो छोटे आवेश से बाहर की ओर आप x दूरी पर कोई बिंदु सपोज कर लेना, वो उदासीन बिंदु होगा और x की वैल्यू ये होगी। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी लेना, ठीक है, r, फिर दूसरे और पहले आवेशों का अनुपात लेना, उनका वर्गमूल निकालना, उनमें से एक घटाना, जो आएगा उससे भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब यदि इफ़ एक कंडीशन है, यदि भैया Q1 माड ऑफ Q1 बराबर हो माड ऑफ Q2 के, यानी कि प्रकृति में तो विपरीत है, ठीक है, लेकिन परिमाण में बराबर हो, यानी एक +10 है तो दूसरा -10 हो, परिमाण में उनकी मात्रा समान हो, एक +5 है तो दूसरा -5 हो, तब उसके लिए देखो, देन x बराबर r बटे अंडर रूट Q1 Q2 के बराबर है तो Q2 की जगह पर Q1 लिख दो
बटे Q1 माइनस 1। Q1 से Q1 काटोगे 1 बचेगा, R बटे अंडर रूट 1 माइनस 1। आप जानते हो एक का वर्गमूल निकालो या घनमूल निकालो 1 ही बचेगा, 1 माइनस 1 0, यानी R बटे 0, ये आपका x था। और किसी संख्या को जब 0 से भाग करो तो आपको इनफाइनाइट मिलता है, यानी अनंत। x की वैल्यू आपकी अनंत आ गई, अपरिभाषित आ गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में बराबर हैं तो उनका न्यूट्रल पॉइंट हम नहीं बता सकते। क्लियर? कैसे? अगर ये समान परिमाण के होते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ समान होती ही नहीं होती। आप लेकर देख लीजिए, Q1 की वैल्यू मान लो 5 है और Q2 की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। ऐसे रैंडमली सपोज कर लिए, ये +5 था या -5 था, ठीक। तो E1 की वैल्यू होगी क्या? E1 बराबर के Q1 की वैल्यू 5 बटे उनके बीच की दूरी न्यूट्रल पॉइंट की Q1 से, तो x², ठीक है। ऐसे E2 निकालते तो K आवेश बटे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी R प्लस x का स्क्वायर। देखो कहाँ बराबर आया, E1 बराबर ही नहीं E2। यहाँ दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा है तो इसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा और इसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ तो दोनों में समान है। तो निर्भर केवल दूरी पर किया, तो अगर इसका दूरी बड़ा है तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम और इसका दूरी कम है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। यानी किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर मिल ही नहीं सकती। अगर बीच में कहीं मिल भी रही है बराबर Q1 और Q2 की, तो डायरेक्शन विपरीत नहीं मिलेगा, समान दिशा में होगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, 0 आएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो और परिमाण में समान है तो न्यूट्रल पॉइंट आप नहीं बता सकते। यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। मुझे लगता है आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है ना, अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक ज़रूर करिए। लाइक करोगे तो आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुंचेगा लेक्चर। चैनल पे नए हो और आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाया करेगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर मैं यहीं क्लोज करूँगा। मिलते हैं और धमाकेदार नेक्स्ट लेक्चर में।